हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द माय चैनल। आज के क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रेशंस का लेक्चर फिर से आपको बताएंगे। और आज के डेफिनेट इंटीग्रेशंस के इस लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने पर किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशंस के अंडर सब्स्टिट्यूशंस के मेथड को यूज करते हैं तो हमें लिमिट्स जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशंस में यूज होते हैं उसके वैल्यूज़ को चेंज करके यहाँ पर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इसका कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, बल्कि हम एक दो क्वेश्चंस को आपको बताकर इसे बताएंगे। आप इसे फॉलो करेंगे और इसी तरह के मतलब कॉन्सेप्ट्स को आप जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशंस के अंडर सब्स्टिट्यूशन के मेथड को यूज करेंगे तो आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल से ही हम इसे बताने जा रहे हैं। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यह 0 से 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। तो हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। अब हम जानते हैं कि जब हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे एक नया वेरिएबल टी यूज करेंगे तो हमारा अब जो क्वेश्चन है वह नए वेरिएबल टी के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा सारा क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा नया वेरिएबल टी के टर्म में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह जो लिमिट है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, यह तो वेरिएबल एक्स के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर अब टी के टर्म में होने जा रहा है तो यह वेरिएबल एक्स के वैल्यूज़ को नहीं बल्कि वेरिएबल टी के वैल्यूज़ को यहाँ पर मतलब यह रिप्रेजेंट करेगा। मतलब यह अगर टी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा तो यह अभी तो एक्स का वैल्यू है, तो टी का वैल्यू जब एक्स का वैल्यू 0 होगा तो टी का वैल्यू क्या होगा इसे भी अभी ही मालूम कर लेना होता है, ठीक है। तो अब देखिए आप, जब एक्स मतलब लोअर लिमिट जो कि एक्स का वैल्यू है 0 है और जब हमारा क्वेश्चन वेरिएबल टी में कन्वर्ट हो जाएगा तो देन टी इक्वल्स टू, जब x इक्वल्स टू 0 है तो हम इस t इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो हमें उस कंडीशन में t का करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगा जब x का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पर 1 प्लस 0 की स्क्वायर जो 1 होगी। मतलब जब लोअर लिमिट x है मतलब x के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और लोअर लिमिट का वैल्यू जब 0 है x पर, तो उस कंडीशन में जब मेरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो जाएगा तो लोअर लिमिट का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर व्हेन x इक्वल्स टू अपर लिमिट जब x के टर्म में था 1 है, देन t के टर्म में हमारा 1 प्लस 1 स्क्वायर 2 होगा, ठीक है। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t पुट कर दिया है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, इसके साथ dx dt। तो हमारा इंटीग्रल अब 2x को अगर हम थोड़ा सा साइड करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे हम t लिखेंगे और यह 2x dx मिलकर यहाँ पर dt होगा, ठीक है। 2x dx मिलकर dt हो जाएगा। अब हम लोअर लिमिट x इक्वल्स टू 0 था जब क्वेश्चन x में था, लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी t में कन्वर्ट हो चुका है। तो जब x मतलब लोअर लिमिट 0 था और जब क्वेश्चन t में है तो लोअर लिमिट का वैल्यू अब 1 लिखेंगे और अपर लिमिट पहले 1 था, अब हमारा 2 होगा, ठीक है। तो ऐसा करने से हमें यहाँ पर यह फ़ायदा होगा कि हमें क्वेश्चन को मतलब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मतलब टी के जो वैल्यू एक्स के टर्म में है उसमें फिर से हमें वापस नहीं जाना पड़ेगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर यहीं पर हमें मिल जाएगा। अब हम जानते हैं 1/t का इंटीग्रेशन log mod t होता है।
ठीक है। अब इसका अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं log mod 2 माइनस log mod 1, जिसका log mod 2 log 2 के mod का वैल्यू 2 होगा माइनस log 1, log 2 और log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो इस तरह से इसका आंसर log 2। ठीक है। तो जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशंस के अंडर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस को यूज करेंगे तो आपको उसी समय कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट्स के वैल्यू को चेंज करके पता कर लेना है। ठीक है। और उसी नए लिमिट्स को हम यहाँ पर चेंज करके लिखेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। ठीक है। इसी तरह का मेथड यूज किया जाता है। अभी हम एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। एक क्वेश्चन है हमारा sin x इंटू कॉस फाइव एक्स डी एक्स 0 से π/2। अभी हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से π/2 अपर लिमिट, इस sin x को sin x लिखेंगे, इस cos 5x को cos 4x इंटू कॉस एक्स, मतलब cos की पावर 4x इंटू कॉस एक्स यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर हम इसे sin x ओवर रूट और cos की पावर 4x को हम sin मतलब cos स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हैं 0 से π/2। अब इस cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखेंगे। ठीक है। तो यह हो जाएगा हमारा sin x अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x के जगह पे साइन स्क्वायर x की होल स्क्वायर cos x dx 0 से π/2। अब हम जानते हैं sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशंस को यूज़ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन को यूज करने जा रहे हैं। sin x को हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो पुट sin x के प्लेस पे t पुट करेंगे। ठीक है। तो sin x का डेरिवेटिव cos x इसके साथ dx इक्वल्स टू dt। ठीक है। अब हमें चूंकि यहाँ पे जानते हैं कि हमारा लिमिट भी यहाँ पर चेंज होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट्स के वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन t इक्वल्स टू साइन 0 जिसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है। एंड व्हेन x इक्वल्स टू π/2 देन t इक्वल्स टू साइन π/2 जिसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है। तो नाउ अब हमारा लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट 1, ठीक है, यह होगा। और हमें यहाँ पर देयरफॉर क्वेश्चन को रिकन्वर्ट करना है। तो पहले लोअर लिमिट 0 था और अभी भी 0 ही है। पहले यहाँ पे अपर लिमिट π/2 था, तो जब x π/2 था और t के टर्म में क्वेश्चन होगा तो हमारा अपर लिमिट 1 होगा। अब यहाँ पे साइन x के प्लेस पे हम t पुट करेंगे, तो रूट t इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x मतलब t स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड cos x dx के प्लेस पे dt। ठीक है। इस तरह से यह हमें नया इंटीग्रल मिला है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। रूट t 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर t4 माइनस 2 टी स्क्वायर dt 0 से 1। ठीक है। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम जानते हैं पहला टर्म हो जाएगा रूट टी का मतलब टी पे पावर हाफ, फिर टी पे पावर हाफ इंटू टी पे पावर 4, तो टी पे पावर 4 प्लस 1/2 माइनस 2 इंटू टी 2 प्लस 1/2 dt 0 से 1। ठीक है। अब हम यहाँ पर t के पावर हाफ का इंटीग्रेशन t पे पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1
टी पे पावर 4 + 1/2 में 4 + 1/2 + 1 माइनस 2 × टी पे पावर 2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1, ठीक है, 0 से 1, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर 1/2 + 1 मिलकर 3/2 हो जाएगा। t⁻³ 3/2 प्लस 4 1 5 5 2 10 + 1 t⁻11/2 और नीचे भी 11/2 होगा, माइनस 2 1 3 3 2 6 + 1 7/2 2 × t⁻7/2/7/2 0 से 1 इसका लिमिट, ठीक है। तो हम बारी बारी लिमिट पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 पे पावर 3/2/3/2, 1 पे पावर 11/2/11/2 माइनस 2 × 1 पे पावर 7/2/7/2 माइनस 0 पे पावर 3/2/3/2, 0 पे पावर 11/2/11/2, 2 × 0 पे पावर 7/2/7/2, ठीक है। यह यहाँ पर रखेंगे। यह 1 की पावर 3/2 1/3/2। नेक्स्ट टर्म में 1 की पावर 11/2, यह भी 1 होगा 11/2, 2 × 1/7/2 माइनस 0 पे कुछ भी पावर होता है 0 होता है, 0/11/2 माइनस 2 × 0/7/2। तो यह पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मतलब इस ब्रैकेट के पूरे ब्रैकेट का वैल्यू 0 होगा। और 1/3/2 को हम 2/3 लिखेंगे, इसे हम 2/11 लिखेंगे और इसे 2 × 2/7 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर 3 × 11 × 7 लिखते हैं। तो यह 77 × 2, ठीक है, और 21 × 2 42 होगा और 33 × 4, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर 4 2 6 9 माइनस 132/3 × 11 × 7 लिखते हैं। अब यह यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पे 6 में से 2 चला जाएगा 4, 9 में से 3 6 और, ठीक है, 3 × 11 जानते हैं अब यह कटेगा नहीं, तो 77 × 3, ठीक है, यह इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जब भी हम इंटीग्रेशंस सब्स्टिट्यूशन डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करेंगे तो हमें लिमिट के वैल्यूज़ को यहाँ पे रिकंसिडर करना होगा। मतलब लिमिट के नए वैल्यूज़ क्या होंगे जब नया वेरिएबल हमारे क्वेश्चंस में एंटर होगा, तो हमें लिमिट के वैल्यूज़ को चेंज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 0 से π/2 sin x by 1 + cos स्क्वायर x। हम जानते हैं cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो यहाँ पर हम cos x को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पुट cos x के प्लेस पे t। तो देयरफॉर अब हमारा लिमिट, तो यहाँ पे जान लेते हैं when x लोअर लिमिट 0 है तो 2 = cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होगी एंड 1 x = π/2, तो t = cos π/2 जो 0 होगा, ठीक है। और cos x का माइनस sin x dx dt, मतलब देयरफॉर कह सकते हैं sin x dx माइनस dt, ठीक है, यह होगा।
तो हमारा इंटीग्रल देयरफॉर आई, पहले 0 था अब 1 होगा, और फिर π/2 था तो यह 0 हो जाएगा। साइन एक्स को अगर हम साइड करते हैं तो 1/1 प्लस कॉस एक्स के प्लेस पे यहाँ पे t रखेंगे, और कॉस स्क्वायर एक्स इसलिए t स्क्वायर होगा, एंड साइन एक्स डी एक्स को हम माइनस dt। ठीक है, अब हम जानते हैं 1/1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t होगा। ठीक है, तो माइनस tan इनवर्स t 1 से 0। तो सबसे पहले हम tan इनवर्स t के प्लेस पे 0 अपर लिमिट, एंड आफ्टर दैट tan इनवर्स 1। तो माइनस tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 होता है। तो इसका आंसर हमें π/4। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें π/4 मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है 1 लोअर लिमिट टू अपर लिमिट 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर e⁻²x dx। ठीक है, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह एग्जाम में काफ़ी आता है, आपके बोर्ड से एग्जाम में काफ़ी आते हैं। तो सबसे पहले हम इसे लिखते हैं e⁻²x 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर dx 1 2। लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है। अब हम यहाँ पर 2x पुट कर देते हैं, पुट 2x के जगह पे t। तो देयरफॉर लिमिट फाइंड कर लेते हैं, नया लिमिट when x इक्वल्स टू 1, जब लोअर लिमिट 1 है x के टर्म में, तो देयरफॉर t इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2 होगा, एंड when x इक्वल्स टू 2 2 इंटू 2 4 होगा। मतलब हमारा नया लिमिट में लोअर लिमिट 2 एंड अपर लिमिट 4 होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर 2 इंटू डी एक्स का x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, dx बराबर dt। तो dx बराबर 1/2 dt। ठीक है, अब देखते हैं इंटीग्रल क्या होता है। तो अब नया लिमिट 1 था पहले लोअर, अब 2 होगा, और अपर पहले 2 था, अब यहाँ पर 4 होगा। e की पावर 1/2x को हम यहाँ पर t लिखेंगे 1/x, x का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा t/2। तो x के प्लेस पे t/2 लिखेंगे 1/2 इंटू फिर x के प्लेस पे t/2, लेकिन यहाँ x स्क्वायर है तो t²/4, और dx के प्लेस पे 1/2 dt लिखते हैं 1/2 dt। तो सबसे पहले यह कैंसिल हो जाएगा। हम जानते हैं यहाँ से 1/2 नीचे से कॉमन आ रहा है, तो हम इसे लिखते हैं लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4 e की पावर, और यहाँ पर 1/2। ठीक है, मतलब 1/2 कॉमन लेते हैं। ठीक है, इस 1/2 को हम यहीं पे बगल में आगे में लिखते हैं 1/2। तो जब हम 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यह 1/t होगा, 1/t माइनस दूसरा टर्म 1/t² dt। ठीक है, यह 1/2 इस 1/2 को कैंसिल कर देगा। तो अब हमारे पास लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4 e⁻t 1/t, और इसे हम माइनस 1/t², बीच में हमने प्लस लगा दिया है, तो हम 1/t² नहीं लिखकर माइनस 1/t² लिखेंगे। अब 1/t का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/t² होता है, सिंस जानते हैं 1/t को t पे पावर -1/dt, मतलब -1 इंटू t⁻⁻1 -1 इंटू t⁻⁻2 मतलब -1/t²। ठीक है, मतलब यह जो -1/t² है यह 1/t का डेरिवेटिव है। तो 2 4 e⁻t 1/t को 1/t रखेंगे, लेकिन -1/t² को हम 1/t डैश मतलब डेरिवेटिव लिखेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने dx लिखा है, ये dt होगा। अब हम जानते हैं इसका फार्मूला होता है जो हमने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बताया है। फार्मूला क्या होता है हम जानते हैं, e⁻x fx प्लस अगर f' हो
तो हमें आंसर e⁻x fx मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे e⁻t, उसके बाद एक फंक्शन होना चाहिए जो ये है, और उसके बाद बगल वाला टर्म उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, और बीच में साइन प्लस होना चाहिए, तो हम ये लिखते हैं। तो यह कंप्लीटली इस फार्मूला पे फिट हो चुका है। तो अब हम इसे लिखेंगे e⁻t, ठीक है, इनटू fx। fx के जगह पे यहाँ पे 1/t, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4। तो सबसे पहले e⁻4 इंटू 1/4 माइनस e⁻2/2। तो इसमें e²/2 यहाँ पर कॉमन निकालते हैं, तो यह e²/2 और -1। ठीक है, ठीक है, चलिए इसका आंसर यहीं पे छोड़ते हैं। यह इसका आंसर आया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशंस के अंडर सब्स्टिट्यूशंस के मेथड को यूज़ करेंगे तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि आप यहाँ पर मतलब जो हमने यहाँ पे पुट किया था उसे फिर से हम एक्स के टर्म में लिखने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं जाना है, बल्कि हमारा आंसर वहीं पे इसी तरह से ऑब्टेंड हो जाएगा। तो आप जो आपके बुक में इस तरह के एक्सरसाइज हैं, आप उसे आप खुद से बना सकते हैं। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।